बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल टॉक विद फाइज़ा बुखारी में खुशामदीद कहती हूँ। बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। इस्तीफ़ों की बात की जा रही थी, लेकिन इस्तीफ़ा नहीं देंगे। सेनेट का बाकायदा इलेक्शन जो है वो लड़ा जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो इजलास हुआ, ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद नहीं थे, शहबाज शरीफ साहब मौजूद नहीं थे। तस्वीर सामने ज़रूर रखी गई और वहाँ पर जब बात की जाती है, मीडिया से गुफ्तगू करती हैं मरियम नवाज साहिबा, तो तहरीक अदम एतमाद का नाम लिया जाता है तो फौरी तौर पर यह कह देती हैं कि ये नवाज शरीफ का बयानिया नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है तहरीक अदम एतमाद लानी चाहिए। अगर नवाज शरीफ साहब के बयानिए को देखा जाए तो फिर सेनेट का इलेक्शन ही क्यों लड़ रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून? इस्तीफे दे देने चाहिए थे, लेकिन इस्तीफे नहीं दिए गए। इसी के साथ साथ जी फॉरेन फंडिंग केस जब से ब्रॉडशीट सबके सामने आई है, उसके बाद हमने यही देखा कि बार बार अपोजिशन ये कह रही थी कि हुकूमत जो है उसे अपने तमाम जो सबूत हैं पेश करना पड़ेंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बिल्कुल क्लीन है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ये बात कह चुके हुए हैं। फ़रख खबीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उन्होंने आज इलेक्शन कमीशन में जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ जो है दरख्वास्त दायर की है, जिसमें लीबिया और इराक से फंडिंग के हवाले से बात की गई है। और सबसे बड़ी बात, आज इंडिया अपना योम जमहूरिया मना रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ तमाम कश्मीरी बरादरी जो तमाम दुनिया में जहाँ जहाँ पाए जाते हैं इस दिन को योम स्याह के तौर पर मना रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए आज स्टूडियो से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे पैनल में मौजूद होंगे सीनियर एनालिस्ट हैं इकबाल शाह साहब, उनके साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं फ़याज़ अहमद वड़ाई साहब, उनके साथ हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से प्रेसिडेंट हैं लाहौर की ज़ेबा नाज साहिबा, और मुदस्सर वैस साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे। इकबाल शाह साहब, सबसे पहले बात करते हैं कुछ इस्तीफ़ों के हवाले से। कहा यह जा रहा था कि हम इस्तीफ़े देंगे और हिस्सा नहीं बनेंगे, गवर्नमेंट को घर वापस ज़रूर जाना पड़ेगा और हाउस का हिस्सा भी नहीं रहेंगे। ये बात कल क्लियर हो चुकी कि इस्तीफ़े नहीं जाने वाले। और मरियम साहिबा फिर किस बयानिया की बात कर रही हैं कि वो जो कह रही हैं कि नवाज शरीफ का तो ये बयानिया ही नहीं है कि हम अदम एतमाद की तहरीक की तरफ जाएँ। बहुत शुक्रिया फ़ायज़ा साहबा। असल में तो बयानी बड़े लोगों के होते हैं दुनिया में। आप जिन लोगों दुनिया की तारीख बदली, वो बयानी लोग एक ऐसी चीज़ यानी माहौल के मुताबिक या तारीख के ऐसे मोड़ पर यानी किसी कोई कौमें खड़ी हो जाएं तो फिर वो लीडर उनको लीडरशिप के तौर पर आगे चलते हैं। मसलन माओ लगा लें, इस तरह दुनिया के बड़े बड़े अहम लीडर यानी महातिर मोहम्मद का बयानिया लगा लें कि क्या करना है। सिंगापुर है कि करप्शन को ख़त्म करना है और सजाएं बहुत देनी है। ये पाकिस्तान में बयानिए जो है ना, ये जब कहते हैं बड़े लोगों की, एक्चुअल तो ये उनको फॉलो कर रहे होते हैं और लोगों को धोखा दे रहे होते हैं कि बयानिया हमारा, ये बयानिया क्या है। वजह यह है कि जब इस नेशनल असम्बली का इलेक्शन हुए, एमएनए असम्बलियों में गए, तो फजल रहमान का ये मुतालबा था कि इन असम्बलियों में ना जाया जाए। तो शुरू में जब ये असम्बलियों में चले गए, वहाँ जाके हलफ उठाया, वहाँ प्रोसीडिंग में हिस्सा लिया, कानून साजी में हिस्सा लिया, वॉकआउट किए। फिर जब नैब के केस में तो प्रोडक्शन ऑर्डर भी उसी स्पीकर ने ही इशू किए। तो बाकी तो लोगों को मैं समझना धोखा देने की उसी से बात रह जाती है। जिस तरह अक्सर मैं ये कहता हूँ कि हैंक वाकब कुछ नज़र आते हैं, कुछ देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला। वजह यह है कि इस कौम के मसाइल ही और हैं, यहाँ बेरोज़गारी, भूख, नंग और है, जिनकी वजह से ये यानी लोगों का ये हाल हुआ हुआ है। वो लोग अगर किसी भी शक्ल में आके इन कहते हैं कि जी हम कौम के लिए खड़े हुए हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इनका और कौम का जो है वो रहने सहने का सिस्टम और जो भी स्टेटस है वो बहुत फर्क है। आपके बयान के मुताबिक कि इस वक्त अगर अपोजिशन है या हुकूमत है, उन दोनों का फोकस जो है वो आवाम की तरफ नहीं है। नहीं, सिरे से नहीं है वो। अच्छा, अब आते हैं कि लास्ट पर जो आपका आपने जो क्वेश्चन किया था कि मरियम नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये बयानिया मियां नवाज शरीफ साहब का ही चलेगा। वजह या तो उनके पास इतनी मेजॉरिटी पॉपुलैरिटी होती, वो पूरी कौम को साथ लेके चल पड़ते। 11 सियासी जमातों का, जिनके 2-3 के अलावा कोई नाम ही नहीं जानता, जिनकी नुमाइंदगी कोई नहीं है, यानी आप लगा लें पेशावर से कराची तक कोई उनका एमएनए नहीं है, अवामी नुमाइंदगी नहीं है, तो वो मिला के 11 जमातें बनाएगी। ठीक हो गया। फ़याज़ अहमद वड़ाई साहब, अगर हम बात करते हैं पीडीएम की तहरीक के हवाले से, सबसे बड़ा इसका जो सवाल नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ हुई हैं। कभी बिलावल साहब ये कहते थे कि जी जो बयानिया नवाज शरीफ दे रहे हैं वो बयानिया तो पीडीएम का रहा ही नहीं है, जिसमें इदारों को निशाना बनाना, एक इदारे के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को तनकीद का निशाना बना देना। इसी तरह से मरियम साहिबा भी कह रही हैं कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो मेरे वालिद का बयानिया नहीं है। पीडीएम की ड्राइविंग सीट किसके हाथ में है? मौलाना फजल रहमान साहब हैं या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है? फायदा हुआ यह कि बुनियादी गलती अपोजिशन से ये हो गई है जी, जब प्राइम मिनिस्टर ने हल्फ उठाया तो पहले दिन से इनको किसी ने ब्रीफ किया, इनके कान में किसी ने बात कही कि वज़ीर आज़म को सिलेक्टेड वज़ीर आज़म कही।
आज मैं आपको ये बताऊं कि ये अपोजिशन की बहुत बड़ी गलती थी। क्यों सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं, उसको बांगे दुल कहते हैं कि ये इलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म है, अवाम ने इसको इलेक्ट किया है और ये अवाम के मसाइल हल करेगा। अब जब 2.5 साल गुजर गए हैं तो उनके पास एक पूरी ग्राउंड थी कि ये इलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म है, वज़ीर-ए-आज़म ने कोई इन्होंने इलेक्ट किया लोगों ने, लेकिन ये डिलीवर नहीं कर सका, लोगों के मसाइल हल नहीं हुए, लोगों को रोज़गार नहीं मिला, महंगाई कई गुना बढ़ गई है, पेट्रोल महंगा हो गया है, बेशुमार ऐसी चीज़ें थी जिस पर अपोजिशन खेल सकती थी। और जैसे ही मेरे दोस्त ने कहा कि जो आवाम के हकीकी और असली मसाइल थे उस पर खेलने के लिए इनके पास बड़ी गुंजाइश है। और ये जो बिल्कुल गैर कानूनी हथकंडों की तरफ जा रहे थे, सेलेक्टेड कहना, इलेक्टेड कहें भाई उनको, और कहें ये इलेक्ट हुए हैं, आवाम ने इन पर एतमाद किया, लेकिन आवाम को इन्होंने कुछ नहीं दिया, डिलीवर नहीं किया। ये आपकी ग्राउंड ज़्यादा मजबूत होती। तो अब बाकी चीज़ें जो देख लेंगे, ये जो अपोजिशन है वही फिर आती कानून और आइन की तरफ है। कहते हैं हम इस्तीफे नहीं देंगे, ज़ाहिर नहीं दे सकते, सेनेट का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, फिर ये सोचते हैं कि यार सेनेट का इलेक्शन तो होना ही होना है और होगा तो वो मजबूत हो जाएंगे, तो बुनियादी तौर पर फिर ये उसी तरफ जा रहे हैं। तो इनको ये भी पता है कि इस मुल्क में जो भी एक आइन और कानून है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसके ताबे रहना पड़ेगा इनको, उसकी पैरादारी करनी पड़ेगी इसको, तो लिहाजा उससे भाग नहीं सकते। तो ये एक बात कंफर्म होगी फयाज साहब कि पीडीएम जो है वो जो तकरीर किया करते थे जलसों में जा जाकर, वो तकरीर उनके सिर्फ एक महज दिखावा ये था। उनको पता भी था, ये तो खबर बनाने की भी बात करते हैं ना, जब ये कहते हैं कि हमने पिंडी जाकर जलसा करना, तो उसमें क्या बात है, सिर्फ ये खबर बनानी है। जब भी कोई ऐसे बयान देते हैं तो ये एक सिस्टम है, उसमें सबको, इवन मैं कहूँगा कि जो गवर्नमेंट है, जो वज़ीर दाखिला है, जब वो भी बयान देते हैं तो वो एक पूरे सिस्टम को संजीदा आने की ज़रूरत है। अपोजिशन समेत हुकूमत को, इन सब को संजीदगी से इस चीज़ को लेना चाहिए। जब वज़ीर दाखिला ये बयान देता है, बिलावल बालग हो गया है, मरीम के वाले से कोई बयान देता है, यार तुम वज़ीर दाखिला हो, तुम अच्छी बात करो कि जी ये आए, ज़रूर इनका हक है जलसा करें, हम कानून के तहत, अच्छी रवायत के तहत इनके मामलात को सही, और अल्फाज का चुनाव जो है वो दोनों तरफ से अच्छा दोनों तरफ से अल्फाज का चुनाव करें, और दोनों कानून में से ये सबको पता है कि रहना उस लिमिट में, और लिमिट में ही कोशिश करनी है। अभी ये सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि इनको पता है कि कानून और आइन में जो रस्ते हैं हमने उन्हीं को ही फॉलो करना। ठीक हो गया। ज़ेबा नाज़ साहिबा, गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी मैंने ये बात की कि सेनेटर कामिल अली आगा साहब जो हैं वो काफ लीग की तरफ से स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, और ये नाम सबके सामने आ भी चुका हुआ है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने यकीन दहानी करवा दी है कि काफ लीग की एक सीट जो है वो कन्फर्म है सेनेट में। सवाल यहाँ पर ये आता है कि अगर गुज़िश्ता कुछ पीछे जाकर देखा जाए माजी में, तो काफ लीग की नाराज़गी भी रही है मौजूदा हुकूमत के साथ। क्या आप समझते हैं कि इत्तेहादी जमातों को गवर्नमेंट अपने साथ उस तरह से लेकर चल सकेगी? आप लोगों की जो रिजर्वेशंस थी क्या वो ख़त्म हो गई हैं, और जो मुलाकात रही है वो किस एजेंडे के ऊपर रही है? शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहती हूँ कि पीटीआई और काफ लीग के ताल्लुकात जो हैं हमेशा अच्छे रहे हैं और हमेशा अच्छे रहेंगे। और जिन दुश्मनों ने, पीडीएम ने ये सोचा था कि हम इसकी ज़ात को नुकसान पहुंचेंगे, अब उन्होंने देखा कि ये सेनेट में भी इलेक्शन इकट्ठे लड़ रहे हैं, और उम्मीद की जा रही है कि आइंदा पंजाब में भी मुस्लिम लीग काफ को पहले से ज़्यादा ताकतवर बनाया जा रहा है, और मुस्लिम लीग काफ अपनी जद्दोजहद से, अपनी साबका कारकर्दगी के हवाले से पंजाब में अपना रोल अदा करेंगी। और हम पहले भी अपने चौधरी परवेज इलाही साहब को पंजाब का वज़ीर आला समझते हैं, और अब इंशाल्लाह वज़ीर आला बनाया जा रहा है। साहिबा, ये आपके तो जाती ख्यालात है, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि आपने कहा कि हम मिलकर इत्तेहाद के तौर पर काम करेंगे। ये एक बात कंफर्म है कि सेनेट में एक सीट के लिए 48 वोट जो है वो दरकार होते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को यकीन दहानी करा दी गई है, लेकिन माजी में अगर जाके देखा जाए तो चौधरी बरादरान नाराज रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की कुछ पॉलिसी से। वो रिजर्वेशंस क्या खत्म हो चुकी हुई हैं? जी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। वो इसलिए थी कि कुछ इमरान खान साहब ने मुआहदे किए हुए थे जिस पे वो कारामद नहीं रह सके, फिर उनको याद दहानी भी कराई गई। फिर उन्होंने इस बात को, क्योंकि पार्टी में बहुत सारे इख्तलाफात भी होते रहे, लेकिन फिर उस पे मुज़ाकरात भी होते रहे, और फिर उस पे मुआहदे भी हुए कि हम ये करेंगे, लेकिन इमरान खान साहब को यू टर्न लेने की आदत थी, वो बार बार भूल जाते थे, फिर उनको याद करवाया जाता था कि आपने ये मुआहदे किए हुए हैं। फिर उन्होंने घर आए और उन्होंने शुजात साहब को कहा कि मुझे आप परवेज इलाही साहब समझा करें और मेरे कंधे पे थपकी दें, और मैं इंशाल्लाह आपके साथ चलूंगा, और इंशाल्लाह काफ लीग और पीटीआई एक मुतहरक और मजबूत पार्टी
अंजाम देगी। और ठीक हो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इलेक्शन में, जैसे बल्दियाती इलेक्शन आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आपको बिल्कुल सीट दी जाएगी सेनेटर की, और आपका उम्मीदवार हमारा और आपका ठीक हो गया। एक इकट्ठा उम्मीदवार इलेक्ट किया जाएगा, जो हमने कामल अली आगा साहब को कहा। और इंशाल्लाह पंजाब में भी तब्दीली आ रही है, इंशाल्लाह उसकी भी आपको जल्दी मुदस्सिर खुशखबरी अवैस साहब, आपसे मिलेगी। पूछना चाहूंगी, हम बात करते हैं अगर पीडीएम की तहरीक के हवाले से, तो फिर गैर संजीदा बयानात जो हैं वो पीडीएम की तरफ से रहे हैं, जो हमने उनकी तकारीर में भी सुने हैं। कल का जो इजलास हुआ, उस इजलास के अंदर दो चीज़ें बड़ी डिबेटेबल रही हैं। शाहिद हकान अब्बासी साहब इजलास को लीड कर रहे थे, लेकिन दो तस्वीर जो वहाँ पर रखी गई, एक शहबाज शरीफ साहब की थी, एक ख्वाजा आसिफ साहब की थी। इस पर भी काफ़ी ज़्यादा पॉइंट आउट किया जाता रहा, सवाल उठाए जा रहे थे कि तस्वीर रखने का क्या मकसद बनता है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीडीएम की तहरीक उस बंद गली की तरफ अब जा चुके हुए हैं कि जहाँ पर अब वापसी के रास्ते ख़त्म हो गए उनके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो तहरीक इन्होंने चलाई उसमें मौलाना फजल रहमान जैसे जहादीदा आदमी के होते हुए भी जो मतलब पाँव आखिर में धोने चाहिए इन्होंने पहले धो लिए। जी, वो कुछ इस तरह का मामला है, जो काम इनके आखिर में करने थे वो इन्होंने पहले शुरू कर दिए। जलसों में वो बातें, हम पिंडी चले जाएंगे, हम ये कर देंगे, हम ईवान चलने नहीं देंगे, ये सारी बातें तो बहुत आखिर में होनी चाहिए थी। उससे पहले अगर तहरीक अदम एतमाद लानी थी या और जो है वो लोगों को कुछ सियासी इंजीनियरिंग करनी थी, ये तो पहले करने के काम थे। इन्होंने पहले वाले काम सारे बाद में कर लिए और अब बाद वाले काम जो है वो पहले करने चले हैं। तो ये बात तो हम सबको पहले से पता थी कि अगर ये इस्तीफे भी दे देते हैं तो भी ईवान में इतनी तादाद तो मौजूद होगी कि हुकूमत चलती रहेगी। दूसरी बात ये है कि ये भी पता था कि अगर सेनेट के इलेक्शन हो गए, अगर ये उससे पहले गिराना चाहते हैं तो उसके लिए इनको कुछ लाशें चाहिए होंगी, कुछ जो है ना वो इस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे लाना पड़ेगा कि गवर्नमेंट से इस्तीफा ले लिया जाए या गवर्नमेंट खुद जो है वो खुद को फ्लॉप समझ के छोड़ दे। तो ऐसा तो ये कर नहीं पाए। गवर्नमेंट की तरफ से तो स्टांस आ गया, गवर्नमेंट ने तो ऐसा क्लैश नहीं कोई किया, हमसे इस्तीफा नहीं ले सकता, हम अपना टेन्योर पूरा करेंगे। बिल्कुल। और उसके बाद अब जब उस तरफ से कुछ नहीं बना, अब फील्ड खाली भी नहीं छोड़ा जा सकता। सेनेट में इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते तो जो है वो अपोजिशन के लिए तो बड़ी वो हार का मुकाम हो जाएगा। जब इस्तीफों की बात हो रही थी तभी हम ये बात यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि अगर इलेक्टोरल कॉलेज को कुछ अरसे के लिए सस्पेंड करने के लिए सिंध से इस्तीफे दे भी दिए जाते तो पीपल पार्टी को बहुत नुकसान था, क्योंकि वहां पे दूसरी ऐसी पार्टियां मौजूद हैं जिनको मिला के साथ में वो पहले मुशर्रफ के दौर में भी तो हुकूमत बनाई जा चुकी है। ने मेच्योरिटी का मुजाहिरा किया और उन्होंने कहा कि अगर कोई तहरीक चलानी भी है तो वो तहरीक अदम एतमाद हो सकती है, वो हाउस का हिस्सा बन के हो सकती है। तो मरियम साहिबा तो कल कहती हैं कि ये हमारा बयानिया नहीं है। एक तरफ से हाउस में वो इलेक्शन भी लड़ने जा रही हैं, फिर वो इस बयानिया से भी वो कह रही है कि मेरा बयानिया नहीं है। वैसे भी इसकी हैसियत अलामती से ज्यादा तो कुछ नहीं होगी। मुझे बताएं, तहरीक अदम एतमाद तो होती है जब आपके पास नंबर्स पूरे हों। नंबर्स आपके पास पूरे नहीं हैं और गवर्नमेंट ने जो है वो अपने इत्तेहादियों को इंटैक्ट रखने के लिए नैब के केसेस भी माशाल्लाह माफ कर दिए, काफ लीग के, परवेज इलाही साहिबान के। तो अब जाहिर है वोट तो उनको, वो तो अपने लोगों को इंटैक्ट कर रहे हैं ना। पीडीएम में तो अभी तक जो है वो जाहिर है वो 11 लोगों की भी बाज़गश्त है कि जी वो शायद इस तरफ वोटिंग ना करें। तो इसलिए ये इन्होंने कार्ड्स अपने से ही नहीं खेले और अभी तो ये नहीं लगता ना ये सेनेट इलेक्शन को रुकवा सकते हैं, ना कोई ऐसी डील होती नजर आ रही है और ये काम तो लंबा हो जाएगा। फजल रहमान साहब फ्लॉप हो गए। हाँ, ठीक, मालूम यही हो रहा है। ठीक है। इकबाल शाह साहब, मरियम नवाज साहिबा ये कहती हैं कि गवर्नमेंट जो है इस वक्त अपोजिशन की मिन्नतें कर रही है और हमें बाकायदा जो है वो बैक डोर से जाके जो हमें राब्ते कर रहे हैं और हम हमारे लीडरान जितने भी हैं मेरी पार्टी के, उन्हें कहा जा रहा है कि आप हमारा साथ दें। मैं ओपनली बात नहीं करना चाहती क्योंकि अगर मैं बातें करूंगी तो मीडिया के सामने गवर्नमेंट एक्सपोज हो जाएगी। ये मरियम साहिबा का बयानिया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं समझता हूँ फयाज वड़ाई साहब ने जो बात की है कि बयान की दफ़ा ऐसे होते हैं कि बकाया होता कुछ नहीं है, वो खबरों में रहने के लिए। सबसे ज़्यादा जो पीडीएम में जिन्होंने सुपर टारगेट अचीव किया है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी है। पंजाब, पाकिस्तान पीपल पार्टी पंजाब में आगे ना अपना रिवाइवल नहीं, वो एक अलग मसला, ये एक छोटा काम है। आपने देखा कि जिस ज़माने में आसिफ अली जरदारी साहब ने फौज को ललकारा था कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, तो फिर बाद में दुबई भाग गए थे, तो उससे पहले एक मीटिंग अरेंज हुई थी मियां नवाज शरीफ साहब से मिलने की, इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था। बिल्कुल, वो भी यादें हैं। आखिर में बिलावल भुट्टो जरदारी साहबा ने मरियम नवाज शरीफ साहबा के साथ बड़े करीबी तल्लक रख के उसे गड़ी खिताब तक ले गए। वो उन्होंने इतना बड़ा टारगेट अचीव किया कि जिनको आप गालियां निकालते थे, जिनको आप क्रिटिसाइज करते थे, जिनकी मलाइन करते थे, यानी फोटो बनाते थे, फेंकते थे, तो वो ये खबर है वहां जाके वो उनकी बड़ी। उसी दिन शाम को
आसफ अली जरदारी साहब ने कहा कि पीडीएम में रह के हर पार्टी आज़ाद है, हमें डिक्टेट ना किया जाए। सही, ये आपको याद होगा। जी बिल्कुल। उसके बाद यके बाद दीगरे फिर उन्होंने पॉइंट को आगे बढ़ाया कि अब उनका काम पीडीएम में तो कोई रह नहीं गया था क्योंकि उनकी हुकूमत बरकरार थी। उन्होंने सेनेट के इलेक्शन के लिए कह दिया, सही, फिर मीटिंग हुई, यानी इस पर बड़ा वावेला हुआ, वो माना गया, बाई इलेक्शन माना गया। फिर यह है कि जब इलेक्शन कमीशन के सामने यानी फैसला हुआ कि वहाँ एहतजाज किया जाएगा, फिर बाद में फिर बयान आ गया कि हम तो अदम एतमाद की तहरीक सही, लाएंगे। सही, अदम एतमाद की तहरीक के मतलब आपको थोड़ा सा माजी में मैं ले जाऊंगा कि आपने देखा कि सनाउल्लाह ज़ोहरी को जो मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आला बलूचिस्तान से घंटा लगा हटाने में, तो कौन कौन था? पीटीआई और पाकिस्तान पीपल पार्टी। सही, चेयरमैन सेनेट संजरानी जो है, सादिक संजरानी, सही, उनको जब नो कॉन्फिडेंस आया तो किसने उसको बेल आउट किया, किसने सपोर्ट किया? वो पाकिस्तान पीपल पार्टी थी। मतलब ये बात है, आप ये बात कहना चाह रहे हैं कि हाउस के जो वोट हैं वो हमेशा से चोरी होते रहे हैं? चोरी के अलावा पार्टी पॉलिसी भी है, चोरी तो नाम हॉर्स हम ट्रेडिंग कहते होती है, हैं। हॉर्स ट्रेडिंग वाली बात होती है। वो हाँ, ठीक हो बात गया। यह है कि पीपल पार्टी इस वक्त ड्राइविंग सीट पर है। सही, जब अभी मेरे भाई ने कहा कि बड़े मंजे हुए, बड़े वाइजली फजल रहमान थे, तो स्टीयरिंग से उनके पास सिर्फ अब स्टीयरिंग है, गाड़ी नहीं है, ना इंजन है, ना कुछ है। अब वो फेस सेविंग के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं कि फील्ड में रहें। माइंड जो है जो वो जरदारी पैसे साहब का लिए है। हैं, जो फंडेड है, मौलाना साहब फंडेड है। सही, ये पाकिस्तान के अवाम को हम बताना बड़ा जरूरी है कि मुल्क बड़ा सख्त खतरे में है, ठीक। और गैर मुल्की ताकतें जो करना चाहती हैं वो अगर अंदर को आदमी कर रहा है तो फिर हमें उसका पर भी गौर करना पड़ेगा। और उनकी बायकॉट अपनी करना पार्टी पड़ेगा, में भी फिर- बगावत हो चुकी है। ठीक। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में इस वक्त एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक हो गया। उनकी पार्टी ने दे दी है कि पाकिस्तान जमीयत उलमा पाकिस्तान जो है वो है असल पार्टी। इन्होंने जो फजल रहमान ऐड किया है उससे हमारा कोई लेना देना इसके बाकायदा इस पे केस भी उन्होंने किया हुआ है। फयाज रड़ाई साहब, अगर हम बात करते हैं दो लोगों के हवाले से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस वक्त जो लीड कर रही हैं मरियम नवाज साहिबा हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि अगर पार्टी से कोई मैच्योर आदमी और सामने आता तो वो ज़्यादा अच्छा होता। नाबालिग लोगों के हाथ में या इनमेच्योर लोग जिनको अभी तक इतनी समझ बूझ नहीं है सियासत की, उन्हें पीछे हो जाना चाहिए, और इनकी वजह से इनकी पार्टी को नुकसान हो रहा है। आप इस बात से कितना इत्तेफाक करते हैं? देखिए, मैं आपको बात बताऊँ कि ये तो वही बात होगी ना कि लफाजी कर रहे हैं और एक बयानबाजी की हद तक ठीक है। मरियम नवाज़ को आप ये नहीं कह सकते कोई भी बालग नहीं हुई। मरियम नवाज़ मैच्योर हैं और वो सियासत कर रही हैं, और यकीन करें कि अपन मरियम नवाज़ के अगर आप अब जलसे देखें और जिस तरह वो ख़ताब कर रही हैं, उनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है और वो हिम्मत में हैं। और ज़ाहिर है को मियां नवाज शरीफ के साथ रही हैं। सियासत देखिए, जब वज़ीर-ए-आज़म प्राइम मिनिस्टर थे, सियासतदानों से मिलते रहे हैं, सियासतदानों की बातें सुनते रही हैं। तो ये तो बिल्कुल ऐसी बात हुई ना कि उनको सियासत से कोई तल्लक नहीं है, सियासी घराने से उनका तल्लक है। और दूसरी बात यह है कि आप बिल्कुल मरियम नवाज़ को ये ना कहें कि वो इमेच्योर हैं या लोग उसको पसंद नहीं करते। सर, ये मेरा बयानिया नहीं, ये हुकूमती वज़रा का बयानिया है। नहीं, जी, जी। मरियम नवाज़ की एक से है। मरियम नवाज़ को लोग उनका जो अपना जो सेगमेंट है, जो लोग हैं वो पसंद भी कर रहे हैं। ये नहीं आप कह सकते मरियम नवाज़ आउट हैं। और जीटी रोड की सियासत आपको पता है, हुकूमत उसकी बनती है जिसकी जीटी रोड पे कामयाबी होती है। सही। तो जो जीटी रोड की सियासत है, जब मरियम नवाज़ जीटी रोड पे निकलेंगी तो आप देखिए, पिछले दिनों इमरान खान लाहौर आए तो मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो मैंने प्राइम मिनिस्टर से ये एक बात कही थी कि देखिए, आप महंगाई जो है ना, इसकी आप कोई भी रीज़न दें, आप नवाज शरीफ पे फेंकें, आप पीपल्स पार्टी पे फेंकें, महंगाई किसी भी शक्ल में आवाम कबूल नहीं करेंगे। और आपको मैं इस वक्त बताऊं, अब नफाइजा की जो महंगाई है वो बिल्कुल आपके जो घर में खातून किचन में बैठी हुई है उस तक पहुंच गया। और जब महंगाई खातून किचन वाली तक पहुंच जाती है तो उसकी आवाज़ बड़ी दूर तक जाती है, और उसका असर बैलेट बॉक्स में पड़ता है, और वोट डालते वक्त लोग वोट नहीं देते। और ये इस वक्त जो कहते हैं ना बार बार जरदारी साहब के इमरान खान खुद गिर रहा है, यह हुकूमत खुद गिर रही है। उनको पता है कि महंगाई इमरान खान को ले डूबी है, और ये उसको पता उस वक्त चलेगा, चाहे ये उसको उसको मरियम नवाज़ को ही मैच्योर कहे या बिलावल को। इन्होंने सत्यानाश अपना खुद कर लिया है इस महंगाई के हाथों। मतलब है कि वो तजर्बाकार जो टीम थी या जिसके हवाले से खुद इमरान खान साहब कहते थे मेरे पास प्लान है, वो नहीं दे सके। वो प्लान है ही नहीं भाई। लोगों को इतनी तवक्कुआत थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से। इमरान खान को लोगों ने वोट, ऐसे ऐसे लोगों ने वोट दिए हैं जो कभी वोट डालने नहीं गए थे, मुल्क के बाहर से लोगों ने आकर वोट दिया है। तो उनको एक शक था, एक यकीन था कि जी ये एक लीडर है और ये मुल्क की किस्मत बदल सकता है। सही। इमरान खान, ये बड़ी वाज़ेह बात है कि वो लीडरशिप नहीं आई, वो लीडरशिप डेवलप नहीं कर सका।
लोगों को वो नहीं दे सका जो वो चाहते थे। अब सही। लोगों का ये मसला नहीं है कि बार बार जब जलसे करते थे उस वक्त कहते थे कि जी नवाज शरीफ चोर है, डाकू है, ठग है। अब भी अब वही बात कर रहे हैं। लोगों मतलब को इस बात से हुकूमत का गरज नहीं रवैया हुकूमत वाला नहीं है, वो अभी तक अपोजिशन की तरह हुकूमत ही आवाम रिलीफ चाहते हैं। आवाम ने तो सही। इमरान खान को इसलिए मुंतखब किया था कि ठीक। उनके सांस में थोड़ी सी सुख आएगा, उनके घर में थोड़ी सी महंगाई की शिद्दत जो है वो कम कम हो होगी। जब जाएगी, वो लेकिन चीज़ें वो कम उसके नहीं हुई बरक्स हो गया तो वक्त। कैसे वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अवाम उनका साथ देंगे। सही। तो अपोजिशन चाहे खामोश रही या शोर करे, इमरान खान डैमेज हो रहा है। और उसका नतीजा जब भी, मैं आपको बताऊँ फ़ायदा, कोई भी इलेक्शन हो इस मुल्क में, बड़े इलेक्शन हुए या किसी हल्के का इलेक्शन करा के देख लें, जी। आपको इस महंगाई का और जो इमरान खान की पॉलिसियाँ आप वोटर्स की शक्ल में देखेंगे कि उनको कितने वोट पड़ते हैं। और उसका उनको बड़ा नुकसान भी होगा, ये आइंदा आने वाले इलेक्शन ये में पता अरबाब चल। रहीम वाले इलेक्शन में देख भी लिया। जी बिल्कुल। अच्छा बात कुछ करते हैं कुछ फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से। हमने देखा ज़ेबा साहिबा जब ब्रॉड शीट सामने आती है तो उसके अंदर बहुत बड़े बड़े नाम आ जाते हैं, फिर अपोजिशन भी तहरीक चलाती है, इलेक्शन कमीशन के सामने जाके एहतजाज भी किया जाता है। फजल रहमान साहब भी मौजूद थे, मरीम साहिबा भी थी। फिर जब नाम आता है जस्टिस अजमत सईद साहब का तो उसके ऊपर भी एतराज़ात आ जाते हैं। पहले ये कह रहे थे कि मनी ट्रेल शो किया जाए, मनी ट्रेल तो रख लिया। शेख रशीद साहब ने कह दिया कि जी 40,000 से ज़ायद लोगों के मनी ट्रेल जो हैं वो शो करती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, अब आप लोग भी शो करें। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि फॉरेन फंडिंग केस के अंदर गवर्नमेंट को कोई नुकसान पहुंच सकता है या अपोजिशन अपनी ही बातों में फंस गई? पहले तो मैं एक बात करना चाहती हूँ कि पहले जो आपने सवाल किया, मैं उसके बारे में एक छोटा सा एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जिस तरीके से ये सियासत खूनी मार का जो जंग चलाई हुई है, मुख्तलिफ ये तकरीबन जितनी भी पार्टियाँ हैं, मुझे ये नहीं समझ आती कि नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि वो मेरे खिलाफ जितने भी केसेस हैं वो सारे ख़त्म करके मुझे पाकिस्तान का दोबारा वजीर आजम नहीं बादशाह बनाया जाए। और मरियम उनके ये जो कहने पर पाकिस्तान के जो कुछ मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज और उनकी मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को जिन्होंने पीटीएम के नाम पर ये सारा इत्तेहाद इकट्ठा किया था, उन्होंने अपना पूरा जोर लगा लिया कि किसी ना किसी तरीके से हम आवाम को अपने साथ लगा के इस्लामाबाद में जाके तो डेरे लगा ले। बस है ये तो कंफर्म हो गया, अभी तक लॉन्ग मार्च नहीं हो रहा, वो बकायदा हाउस का इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये अवाम ने फैसला किया कि उन्होंने इनका साथ नहीं दिया क्योंकि उनको पता चल गया कि ये करप्ट हुकूमतें थी, इन्होंने मुल्क का बेड़ा। अगर आप आवाम की बात करती हैं तो यकीन जानिए बिजली में फिर दोबारा से उसकी कीमतों में इजाफा हो गया हुआ है। एक आम आदमी जिसकी इनकम जो है महाना वो चंद हजार रुपए है, उसके लिए घर चलाना मुश्किल हुआ है। तो आप कैसे कह सकती हैं कि अगर आवाम अपोजिशन से नाराज है तब हुकूमत से नाराज नहीं होगी? जी बिल्कुल हुकूमत से नाराज है क्योंकि हुकूमत ने 2.5 साल पौने 3 साल में कुछ भी डिलीवर नहीं किया। हमने आप लोगों की क्या पेशरफ्त रही है? आप लोग इत्तेहादी ग्रुप में शामिल हैं, आप लोगों ने प्राइम मिनिस्टर से इस हवाले से क्या क्या प्लान बनाए? हमारी डिस्कशन हुई, हमने इमरान खान साहब को कहा कि महंगाई पे कंट्रोल करें। अब जब महंगाई पे डिस्कस करना शुरू करते हैं तो महंगाई डबल हो जाती है। तो ये कम होने की बजाय आप इस तरह का कोई एक्शन ले कि गरीब आवाम आपकी उनकी जो महंगाई से जान निकल रही है, कम से कम ये उनको रिलीफ मिलना चाहिए। लेकिन हालांकि 2.5 साल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ज़ेबा साहिबा मुझे लास्ट कमेंट कर दीजिए, मैंने आगे भी बढ़ना है। फॉरेन फंडिंग केस में आप क्या समझती हैं, अपोजिशन को कितना फायदा रहेगा या गवर्नमेंट को कितना नुकसान रहेगा? देखें, गवर्नमेंट को नुकसान इसलिए होगा कि वो फॉरेन फंडिंग, क्योंकि ये फंडिंग जो आ रही है मुख्तलिफ जगहों से, वो पाकिस्तान में डिलीवर हो रही है। पाकिस्तान की आवाम को जो ये मुख्तलिफ जलसे जुलूसों में, मुख्तलिफ ऐसे कामों में फंडिंग हो रही है जिसकी वजह से पाकिस्तान के वो मुख्तलिफ पार्टियां जो फायदा भी उठा रही है और नुकसान भी उनको हो रहा है। मुदस्सर वैसा फॉरेन फंडिंग केस जो है ये सब जब सामने आया तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये बात कह दी कि हम बिल्कुल क्लीन है, हमारे दामन पे किसी भी किस्म की करप्शन का कोई दाग नहीं है। इस वक्त अगर अपोजिशन की बात की जाती है, अपोजिशन तो पहले चाह रही थी केस स्टार्ट हो, लेकिन जैसे ही जस्टिस अजमत सईद साहब का नाम आया तो अपोजिशन क्यों भाग गई, क्यों चुप हो गई इस हवाले से? देखिए, पहले तो ये है कि अगर इमरान खान साहब को इसके ऊपर कोई तशवीश ना होती और अकबर एस बाबर के सारे दावे जो है वो बिल्कुल बेबुनियाद होते तो फिर ये बार बार इलेक्शन कमीशन में रिक्वेस्ट तो ना करते कि जी हमारा जो केस है वो ना सुना जाए और इतना अर्सा उसको लटकाया तो ना जाता। तो इसका मतलब है कि जहां धुआं उठ रहा है वहां आग तो है। लेकिन जब ये केस स्टार्ट हुआ था तब गवर्नमेंट नहीं थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अपोजिशन का हिस्सा थे, इस बात को जरूर याद रखिए। तो इलेक्शन कमीशन क्या अपोजिशन में रहने वाली जमात का केस डिले कर सकती है? देखिए, वो आपको भी पता है कि उनके केस सुने जाने थे, ये आप भी बेहतर जानती हैं।
وہ ابھی بھی نہیں سنے جائیں گے, کیونکہ جب ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں والا معاملہ ہوتا ہے نا, تو پھر بہت سارے کیسز جو ہے وہ پوسٹ پون بھی ہو جاتے ہیں نا, اس میں ایسا معاملہ نہیں ہوتا. تو جب یہی اپوزیشن خود گورنمنٹ کا حصہ تھی تو اس کیس کو انہوں نے کیوں نہیں اتنا ہائی لائٹ کیا جو آج ہائی لائٹ کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ اپوزیشن گورنمنٹ میں تھی انہوں نے عمران خان کو اسلام آباد کیوں نہیں پہنچنے دیا؟ تو جب آپ کو پتا ہے جب سپورٹ ہوتی ہے تو پھر بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے نا. صحیح. اس وقت نہیں کیا جا سکتا تھا. اب وہ ان ہاؤس چینج کی بات کرتے ہیں جو خود پہلے وہاں پہ احتجاج کرتے رہے. تو یہ جو بدعتیں آپ نے خود شروع کر دی ہیں دوسرے بھی وہی کر رہے ہیں نا, تو یہ برے رستے تو نہیں دکھانے چاہیے نا ایک دوسرے کو. اب دوسرا معاملہ یہ ہے کہ فارن فنڈنگ کیس میں اکبر ایس بابر کا جو معاملہ ہے وہ سامنے آئے گا. ظاہر ہے منصف کے اوپر اعتراض پہلے ہی کیا جا سکتا ہے. 40,000 لوگوں کی منی ٹریل باقاعدہ دے چکے ہیں اب تک. نہیں, اگر یہ ایسا ہے تو وہ الیکشن کمیشن کہے نا. شیخ رشید صاحب تو منہ سے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں, ان کا کیا ہے, وہ سنگل مین آرمی ہے, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. صحیح. تو جب یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے پیش ہوگا, سچی ہوتی ہیں میری باتیں. الیکشن کمیشن کے جب خود یہ چیزیں ایکسیپٹ کرے گا نا. دوسرا عظمت سعید صاحب کے اوپر قبل از وقت میرا خیال ہے اعتراض کر لینا پھر بھی ٹھیک ہے. پنچایت کے منصف کے اوپر پہلے اعتراض کر لیا تو ٹھیک ہوتا ہے, بعد میں کیا ہوا کس کام آنا ہے, بات تو کسی کام نہیں آنا. تو جب وہ کورٹ میں بیٹھے ہوئے تب تو کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا نا. اب تو باہر ہیں, اب تو سوال بھی اٹھیں گے, اعتراضات بھی اٹھیں گے, تو اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں. دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ کو ہی اس کا نقصان ہوتا نظر آئے گا, کیونکہ وجہ یہ ہے اپوزیشن نے تو بھد ہی اڑانی ہے نا. اور گورنمنٹ کے ترجمان اب آگے سے جو کچھ کہیں گے, میرا یہ خیال ہے ان کی ساری کوشش جو ہے وہ اصل جو مسائل ہیں نا ان سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے. نہ مہنگائی کنٹرول ہو رہی ہے, آپ 12 ارب ڈالر پہلے ورلڈ بینک سے لیا, آپ دوبارہ مانگ رہے ہیں ان سے. کوئی میرا خیال ہے 70,000 افراد کی جاب جو ہے وہ سٹیک پہ ہے, 117 محکمے ختم کیے جا رہے ہیں, ضم کیے جا رہے ہیں. یہ کل کی نیوز ہے. اب آپ یہ دیکھیں ان تمام چیزوں سے توجہ کس طرح اٹھے گی. کبھی آپ جناب جو کورٹ میں کیس پڑا ہوا ہے وہ کھوکر پیلس گرا کے توجہ ہٹائیں گے, کبھی آپ جناب جمعیت علماء اسلام کے خلاف لیبیا عراق سے پیسے کیوں آئے. بھائی ہمارے ملک میں فارن فنڈنگ کا کرائیٹیریا ہی نہیں تھا. یہ تو ایف اے ٹی ایف نے آگے ہماری آنکھیں کھولی ہیں کہ بھائی تمہارے کوئی سعودیہ سے پیسے لے رہا ہے, کوئی ایران سے لے رہا ہے, کوئی اسرائیل سے لے رہا ہے, مہربانی کرو. ہمارے پہلے این جی اوز کہاں سے پیسے لیتی تھی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. تو اب جب آ کے آنکھیں کھلی ہیں تو بھائی یہاں پہ تو دوسرے ملک انویسٹ کرتے رہے ہیں فرقہ واریت کے لیے. تو اس لیے اب جب آ کے وہ معاملات ہوئے, آپ کو کوئی ایک پوائنٹ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ اس سے پہلے والی فنڈنگ کا آڈٹ ہوگا اور یا نہیں ہوگا. جب قانون موجود نہیں ہوتا تو ہاں جی, جورسپروڈنس یہی ہے کہ جب قانون موجود نہیں ہوتا تو اس کا اطلاق بھی نہیں ہو سکتا. صحیح. یہاں پر وقت ہو چلتا ہے مختصر سی بریک اپ واپس آئیں گے, کچھ بات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے فرح خبیب صاحب نے جو ہے وہ آج الیکشن کمیشن کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف کیس دائر کر دیا ہے, درخواست دے دی ہوئی ہے. اس پر ریمارکس لیں گے, ملتے ہیں بریک کے بعد. دنیا میں اکانومی اس وقت ٹوٹلی ڈسرپٹ ہے. کہیں مارکیٹ شیئر کی جنگ ہے, کہیں پرائسز کی. کوئی ویلیوز کریٹ کر رہا ہے اور کوئی سپلائی چین سٹرونگ کر رہا ہے. اس لیے گلوبلی ایکوٹیز, کموڈیٹیز اور پریشیس میٹلز وولیٹائل ہیں. پاکستان خود انٹرنل اور ایکسٹرنل فرنٹس کے اکنامک چیلنجز کو کاؤنٹر کر رہا ہے. کیا کر پائے گا اور اتنے رسکی انوائرمنٹ کا امپیکٹ ہمارے بزنسز پہ کیا ہوگا؟ ان تمام اہم امور کو ہم سمارٹلی ڈسکس کریں گے اپنے پروگرام بزنس نیوز ڈیلی وتھ احسان اقبال میں. So watch us Monday through Friday only on Talent News. میں ڈھونڈتا رہتا ہوں چہرے, کچھ نئے کچھ پرانے. کبھی لگتا ہے کہ ہر چہرہ ہی میرا جانا پہچانا ہے, اور کبھی انجانے چہروں میں خود کو اکیلا پاتا ہوں. لیکن جن لوگوں کو میں بلاتا ہوں اپنے شو میں انہیں جانتی ہے پوری دنیا. میں ذیشان شیخ لے کے آ رہا ہوں ایک ایسا شو جس میں باتیں ہوں گی صرف سچ. تو دیکھنا مت بھولیے گا, صرف اور صرف ٹیلنٹ نیوز ٹی وی پر. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں دوبارہ سے خوش آمدید کہتی ہوں. فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے اگر بات ہو رہی تھی تو اقبال شاہد صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, آج الیکشن کمیشن میں فرح خبیب صاحب نے الیکشن کمیشن میں ایک درخواست دائر کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں عراق اور لیبیا سے ان کی فنڈنگ ہوتی رہی ہے, اور انہوں نے اس میں حوالہ جو دیا ہے انہی کی پارٹی کے سابق رہنما حافظ حسین صاحب جو ہیں, ان کا ایک ٹی وی کا ٹرانسکرپٹ انہوں نے جمع کروایا ہے کہ انہوں نے بتا رہے ہیں کہ لیبیا اور عراق سے ان کے لیے فنڈنگ ہوئی ہے.
फायदा ये घर के ही बेदी लंका डाह रहे हैं, उधर भी आप देखें कैस अकबर है और इधर फिर एक तरफ से अख्तर शिरानी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि इनसे नाम वापस लिया जाए, हमारी पार्टी का नाम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और ममनुआ फंडिंग में फ़र्क है। फॉरेन फंडिंग होती है, बस हमारे बाहर के मुल्कों में बेतहाशा लोग हैं, वो अपनी पार्टियों को सपोर्ट करते हैं, उसमें सोशल प्रोग्राम करते हैं, वहाँ कई किस्म की एक्टिविटीज होती हैं, टिकट खरीदते हैं, डिनर करते हैं, लंच करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं। ये पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के ममालिक में सियासी पार्टियां तरफ फंडिंग लेती हैं। लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह मैं समझता हूँ हमारे बरादर इस्लामी मुल्क इस मुल्क में बाकायदा फंडिंग करते रहे, बड़े बड़े मदरसे बने और कोई छुपी बात तो है नहीं। तो ये जब केस खुलेगा तो असल वजह यह कि इसका आउटपुट क्या है। सही। मेरी नज़र में तो आउटपुट इसका कुछ भी नहीं होगा। वो ये है कि रिकमेंडेशन जाएगी या पार्लियामेंट इसको देखे या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देखे। ये सब इस हवाम में नंगे हैं। मुझे याद है कि प्राइम मिनिस्टर किसी ने अगर बनना हो, एक्सपेक्टेड हो, तो ये मैं आज से 30 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, तो 5-10 बिलियन रुपया उसके घर वैसे ही पहुंच जाता है। पाकिस्तान के लोग पहुंचा देते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, काम भी कोई नहीं लेते। वो कहते हैं अच्छा अगर पड़ा काम तो हम आपको ले लेंगे, हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई ना की जाए। तो ये जो सियासत है ये ऐसे तो नहीं है कि 1985 में मैंने हॉस्टल में 6 गाड़ियां खड़ी होती थी। आज आप गाड़ियों की तादाद देख लें, बड़े बड़े लोग हैं वहाँ, यानी बड़े तरसते रहे गाड़ी कैसी। तो ये पैसा तो है, नजर आ रहा है कि सामने फरार, सामने कुत्ता मरा पड़ा हुआ है। अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो ये हांडी कौन चाट गया, मुझे जरा बताइए। तो ये सारा तो खा गए। सही। तो सिर्फ ये है कि अब चीखो पुकार ये है कि वो ज्यादा खा गया है और मैं मुझे दोबारा खाने दो। सही। तो ये है मसला, कौम को बता दो। सही। फयाज राय साहब, अगर हम बात करते हैं यहीं से वापस आएंगे, वो सर का फोन आ गया था। ओके जी, जरा क्वेश्चन से आ रही हूँ आपकी तरफ से। ओके जी, फयाज राय साहब कुछ बात करते हैं मकबूजा कश्मीर के लोगों के हवाले से, जहाँ पर हम बात करते हुए भी इस बात को 10 दफ़ा जो है वो हमें शर्मिंदगी होती है कि वो लोग आज भी अपने बेसिक राइट से महरूम हैं। आलमी बरादरी चुप साध के सो चुकी हुई है। एक तरफ पे इंडिया में योम जमहूरियत आज सेलिब्रेट किया जा रहा है और ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी कश्मीरी जहाँ जहाँ रहते हैं वो सब आज इसको योम स्याह के तौर पे मना रहे हैं। इंडिया का मकरू चेहरा सबके सामने आ चुका, और जहां आज उन्हें अपने टैंक सामने रखने चाहिए थे तो वज़ीर ख़ारजा ये कह रहे हैं कि वहाँ टैंक नज़र नहीं आ रहे, बल्कि यहाँ पे ट्रैक्टर और ट्रालियाँ नज़र आ रही हैं जो दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। फ़ायदा जो मोदी है ना, ये मामूली बंदा नहीं है, बड़ा गहरा बंदा है। और ये कहते हैं कि रात को जागता रहता है, तो क्या जागता गप्पे मारता है? नहीं, ये चीज़ों को प्लान करता है। सही। ये जब से आया, आप इसकी हिस्ट्री देख लें, ये ऐसे नहीं कोई काम शुरू करता कि आज शुरू किया कल उसको वापस ले लिया। ये पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी मनसूबाबंदी के साथ एक काम शुरू करता है। और वो जीनियस, ईवल जीनियस है, मक्कार आदमी है, और पूरी मकारियत के साथ जो भी चीज़ प्लान करता है और उसमें फिर वो आगे बढ़ता है। आप जब से वो देख रहे हैं कश्मीर पर उसने कौन से वो कवानीन लाया जो पिछले 70 साल में कवानीन नहीं कोई हुकूमत नाफज करती। ये मोदी लेकर आया। क्यों? उसने इलेक्शन जीतने के लिए पुलवामा का ड्रामा क्रिएट किया। जी, उसने कितने कितने ड्रामे किए हैं। वो पूरी, मैं वही कह रहा हूँ कि वो सोच समझ के फैसले करता है। वो एक रात में या एक दिन में फैसले नहीं करता, उसके पीछे पूरी हिस्ट्री उसके ज़हन में है। वो जब से आया इक़्तिदार में वो पूरी प्लानिंग के साथ आया। और एक और मैं इस यहाँ पे आपको पॉइंट बताऊँ कि ये जो अभी एहतजाज जारी है, कितने अरसा हो गया देखें, और कितना जुल्म सितम हो रहा है इन काश्तकारों पे। कश्मीर के सूरत तो अपनी जगह। अच्छा, वो जब ये प्लानिंग करता है तो वो एक और चीज़ भी आप प्लान करता है। आप देखेंगे फ़ायदा कि वो मीडिया को साथ कंट्रोल करता है। अभी ये जो तहरीक चल रही है किसानों की और काश्तकारों के साथ जो जुल्म सितम जारी है, और कितना वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आप इंडिया मीडिया को देखें, खुद इंडिया का जो मीडिया है अंदर, जो सही मानों में कुछ बेहतर बोल रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि इंडियन मीडिया काश्तकारों के हक में उस तरह नहीं बोल रहा जिस तरह उनको बोलना चाहिए। बल्कि वो बहुत बड़ी तहरीक बन चुकी है। बहुत सारे इकलीती लोग उनके साथ शामिल हो गए, स्टूडेंट्स उनके साथ शामिल हो चुके हैं। देखिए, ये तहरीक जो पहले पंजाब और हरियाणा से शुरू हुई थी, ये मुल्क गिरती बन चुकी है। और ये सिर्फ लोग काश्तकार जो पंजाब और हरियाणा से नहीं, ये पूरे मुल्क से हैं। वो कह रहे हैं कि किसान को बचाओ और मंडी को बचाओ, यानी पूरे जो सिस्टम है फार्मर्स का उसको बचाने की बात कर रहे हैं। और पूरे मुल्क में जो काश्तकार हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखें, मोदी ज़रा भी अपने ज़हन से, अपनी सोच से हट रहा है। और उसने ये जो मीडिया, शर्म आनी चाहिए इंडियन मीडिया को, जो इंसानी हकूक़ की बात करता है, जो दुनिया में छोटी छोटी बातों में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किस कदर जहरीला प्रोपेगेंडा करता है छोटी छोटी बातों को लेकर। तो जो ज़्यादतियाँ
वहाँ पे हो रही हैं इंडिया में, और जिस तरह वो काश्तकारों के साथ कर रहा है, कश्मीर के साथ कर रहा है। भी लोग कहते थे ना कि जी अमेरिका की हुकूमत आई है, नई इंसामी आई है। तो होता ही है कि जब भी वाशिंगटन में कोई भी नई इंसामी होते हैं तो हम बड़ी तौक़ुआत उनसे शुरू कर देते हैं, एड देंगे, ट्रेड देंगे, क्या करेंगे। हमारे फेवर की भी बात कर सकते हैं, तो कश्मीर की बात मैं करेंगे। आपको बाइडन की एक बात बताऊं कि वो थोड़ा सा, जहाँ तक उनको मैंने पढ़ा और सुना है, जहाँ उनकी मैंने स्टेटमेंट सुनी है या मैं आर्टिकल्स पढ़े हैं, बाइडन इंसानी हकूक़ पे बड़ा नरम रवैया रखते हैं और इंसानी हकूक़ की आप ये समझते हैं कि कश्मीर के ऊपर जो आर्टिकल लगा हुआ है 370 वो खत्म हो सकता है? होना चाहिए। मैं समझ, अगर इसको प्रॉपर उजागर किया जाए, प्रॉपर पाकिस्तान गवर्नमेंट, और ये ख़ास तौर पर देखें जैसे, लेकिन वही बात तो होगी ना कि मोदी चालाक आदमी है, चालाक और मक्कार आदमी है। देखो उसने मीडिया को कंट्रोल किया कि खबर बाहर न जाए। ये हमारी हुकूमत की कोशिश है, ये हमारे मुल्क की कोशिश नहीं है कि वो चीज़ें जो वो जुल्म सितम कर रहा है, जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रहा है, वो लोग जो अनाज कमाकर उसको दे रहे हैं, जो काश्तकार जो है वो एक बैकबोन होता है पूरे माशरे की, और उसको जो रिस्क कमा करते हैं उनके साथ क्या सलूक कर रहा है, तो दूसरे के साथ वो जालिम आदमी क्या सलूक करेगा। ज़ेबा नाज़ साहिबा, फयाज़ बड़ाई साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगी कि जो लोग अपने ही मुल्क के अंदर, अपने मुल्क में रहने वाले मुसलमान अक्सरियत में रहते हैं इंडिया में, लेकिन उनके साथ क्या सलूक किया जाता है, फिर बाकी इकलीती बरादरियाँ जो हैं, जो उनके साथ होता है वो चेहरा सबके सामने खुल के आ चुका हुआ है। अगर उसके बावजूद अगर आलमी बरादरी अब भी खामोश रहेगी तो फिर क्या होगा? नहीं, अब आवाम को सबको पता चल गया है कि मोदी बड़ा चालबाज आदमी है और इसने वो अपनी मुसलमानों के ख़िलाफ़ बहुत सारे जहर उगले हुए हैं। तो वो इस दफ़ा मोदी के बिल्कुल साथ नहीं देंगे, क्योंकि इस दफ़ा हमें पता ये भी चल रहा है कि मोदी के जो जितने भी कारनामे थे और मोदी ने जितनी भी करप्शन और जितना भी ये बरूद भी और जितना जुल्म उसने किया, कश्मीर के खिलाफ भी किया, पाकिस्तान के खिलाफ भी किया। अब आवाम, अगर मोदी ने कोई चालाकी या कोई भी ऐसी आड़धर्मी की तो ये मुंह की खानी पड़ेगी इसको, क्योंकि मोदी ने हमेशा काम पाकिस्तान के खिलाफ ही सोचा है और पाकिस्तान के खिलाफ ही बात की है। लेकिन जो हिंदुस्तान की आवाम है वो भी इस बात को अब सोच रही है कि वो मोदी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और मोदी के खिलाफ नारे लगते हैं और कहा जाता है कि मुसलमानों को इस तरीके से जो निशाना बनाया जाता है ये गलत है और हम इसके खिलाफ मुजाहरे भी करेंगे और वो कर भी रहे हैं। और मोदी को जब तक कोई ऐसी मुंह के बल नहीं गिरेगा तब तक उसको होश नहीं आएगी। ठीक हो गया। अब बात करते हैं कि मुदस्सिर अवैस साहब, मोदी की चालों के हवाले से तो फिर अर्नब गोस्वामी जो है इंडिया के टीवी एंकर हैं, रिपब्लिक टीवी पे वो काम करते हैं और उनकी कुछ चैट्स जो हैं वो लीक हुई, जिसमें बाकायदा वो बता रहे हैं कि किस तरह से पुलवामा का ड्रामा जो क्रिएट किया गया, ये एक छोटी एपिसोड है, अभी एक और काम भी होना बाकी है। इतनी सब चीज़ें ओपनली सबके सामने आ जाना, फिर LOC की खिलाफ वर्जी करना, UN की गाड़ी को निशाना बनाना, इन तमाम चीज़ों को आप देख के क्या समझते हैं कि अब नरेंद्र मोदी जो हैं वो हार चुके हैं, आइसोलेट हो चुका है इंडिया? देखिए, इसमें दो मामलात हैं। एक तो ये है कि वो मोदी की तरफ से तो ये मामला पहले से चल रहा है, ये पुलवामा से पहले भी उन्होंने एक इन हाउस जॉब किया था कश्मीर में, उसका भी सारा इल्ज़ाम जो है वो हमारे ऊपर डाला कि ये पाकिस्तान से जो है वो सपोर्ट किया जा रहा है और इस तरह के मामलात हैं। बात ये है कि ये पुलवामा वाक़े के ये जो सैबोटाज सामने आने के बाद हमारी हुकूमत ने क्या किया है, उन्होंने तो करना है, वो दुश्मन है, उन्होंने करना है ना। वो क्या है कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा, मुझे राहजन की खबर नहीं, तेरी आली बरादरी के सामने आवाज तो उठाएगी, बताया तो क्या। अब शाह महमूद अभी तक यहाँ बैठे हुए हैं, कितनी मुलाकातें हुई हैं, क्या लॉबिंग हुई है इस हवाले से, किस फोरम पे ये मामला पेश किया गया है। उनके सामने तो सुषमा स्वराज खड़े होकर हमें आतंकवाद कहती रही, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर तो वहाँ पे कुछ ना बोले। यही तो मामला है ना जी। हम अपने केसेस, फैमिली ताल्लुकात थे ना इंडिया के साथ, उन्होंने एक रिलेशन बनाया हुआ था, वो तो एक फैमिली। जी बात ये है कि डिप्लोमेटिक रिलेशन रखने पड़ते हैं, जो वो चौधरियों की शुगर मिलों में वहां से इंजीनियर नहीं आते, ये कौन सी नई बात है, ये कोई ऐसा मामला नहीं है। मामला ये है कि मोदी के लिए एक तो सबसे पहले उनके अंदर की थोड़ी सी मामलात ये हैं कि पंजाब को उन्होंने पहले तकसीम किया है हरियाणा में, फिर इसको मशरकी पंजाब को छोटा कर दिया, 3-4 चंडीगढ़ अलग कर दिया, हरियाणा अलग कर दिया। अब वो जो पंजाब के अंदर स्ट्रेंथ थी, ये नेहरू के जमाने में जो रिफॉर्म्स हुई थी, लैंड रिफॉर्म्स हुई थी, उन्हीं को चैलेंज किया जा रहा है। उसके पीछे कुछ मोदी के अपने दोस्त भी हैं, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी वगैरह, क्योंकि इन लोगों के पावर के जो प्लांट्स वगैरह हैं वो पंजाब में लगने हैं
लॉ के मुताबिक ये लोग जो गैर काश्तकार लोग हैं वो वहां जमीनें नहीं खरीद सकते। उसके लिए ये लॉ अमेंड किया जा रहा था ताकि वहां पे जमीनें खरीदी जा सकें। अब वो जो रिफॉर्म्स हैं उनको किसान चैलेंज नहीं होने दे रहे। मैं समझता हूं इसमें हम बहुत पीछे हैं। हमारे मुल्क में बार बार किसान का इस्तेहसाल किया गया, कभी नवाज शरीफ साहब इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी ले आए, कभी कुछ हुआ। हमारे तरीन साहब लोग गन्ना किस रेट पे लिया और चीनी किस रेट पे जो है वो हमें किसान का किस तरह इस्तेहसाल हुआ है, गंदम में भी, गन्ने में भी। फयाज राय साहब की बात दुरुस्त होगी कि जो किसान है वो बैकबोन है, अगर आप अपनी बैकबोन को खुद अपने हाथ से दुबा देंगे तो फिर तो आप मफलूज हैं। मैं ये समझता हूँ हमारा किसान तो बाहर नहीं निकला, वहां पे कम से कम किसान, किसानों के साथ फनकार, फनकारों के साथ तलबा, डॉक्टर्स, वो तमाम कम से कम लोग वो पॉलिटिकली अवेयर तो हैं, हमारी तरह लाशें तो नहीं है ना जी। हमारा किसान तो बेचारा, उसको गन्ने का आपने क्या रेट दिया, गंदम का क्या रेट दिया, और जो सब वजीर आजम की कैबिनेट में बैठे हुए लोग हैं उन्होंने इन चीजों से कमाया और कोई पूछने वाला नहीं है उनको। तो आप अच्छा सजेस्ट कर रहे हैं कि हमारे काश्तकारों को भी थोड़ा सा मैदान में आना चाहिए। सही। इकबाल शाह साहब, लास्ट में आपसे पूछना चाहूंगी, फिर मुझे क्लोजिंग की तरफ बढ़ना है। एक तरफ पे इंडिया का मकरू चेहरा सबके सामने है, नरेंद्र मोदी की चालें सबके सामने खुल के आ चुकी हुई हैं। पहले जो वाकयात नहीं भी पता थे अब वो लीक होकर सबके सामने आ चुके हैं। बेशक मीडिया कंट्रोल है, फयाज राय साहब ने बड़ी खूबसूरती से बताया कि मीडिया कंट्रोल होने के बावजूद अभी भी बहुत सारी चीजें जो इनकी ओपन है। इसके बाद जो बाइडन साहब जिनका जिक्र उन्होंने किया है कि जी एक नो मुंतखब अमरीकी सदर हैं, इंसानी हकूक उनसे वाबस्ता हैं, कश्मीर की आवाम को किस तरह से डील करेंगे सर? बहुत शुक्रिया, सवालात आपने ज़्यादा कर दिए हैं तो एक मैं किस तरह कंक्लूड करूँ। सच्चाई में बड़ी ताकत है जी। इंडिया का नरेंद्र मोदी हमारा दुश्मन है, लेकिन उसकी कोई स्टील मिल नहीं है, एयरलाइन नहीं है, बहुत बड़ी ज़मीनें नहीं है, उसकी माँ खुद बिल जमा करवाती रही, ये सच्चाई है। सही। इंडियन मीडिया अगर प्रो इंडियन है, यानी फर्स्ट इंडिया को वो सोचता है, तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया में बहुत अच्छा है। जिन्होंने बम्बई एक बार जब अजमल साहब का वाक़या है तो सारी दुनिया ने, आखिर में भी कहा झूठ है, हमारे मीडिया का एक मखसूस ग्रुप जाके वहाँ फ़ोटो लेके आया और उन्होंने कहा ये हमने किया है, और अजमल साहब का गाँव दिखा दिया, ये हम हैं। फिर यह कि पाकिस्तानी मीडिया वैस नूरानी के बयान को जब वहाँ यहाँ क्रिटिसाइज कम करता है, ये चंद चैनल छोड़ के इंडिया में सारा दिखाया जाता है, वो अपना काम कर रहे हैं। हम इंडिया की जो भी तहरीकें हैं उनको कितना उठाते हैं, ये रोजाना हमारे लिए कौन सी प्रायोरिटी है कि मरियम नवाज शीजा का बयान है, बिल्कुल के साथ हमारे मीडिया पे शाम को 6 से लेकर 11 तक सिर्फ और सिर्फ यही दिखाया जा रहा होता है कि हम अपने आप को किस तरह से अपने हाथों से नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो रहती सती कसर हम पूरी कर लेते हैं। दूसरा एक लाइन वो ये जब कहते हैं कि महंगाई जो है, एक तरफ कहते हैं महंगाई बहुत ज्यादा है, एक तरफ हमारे दोस्तों ने कहा कि जिम्मेदारों जो है वो उनको उठना चाहिए। भाई मसला तो ये है कि अर्बनाइज लोग कहते हैं कि हमें तो ये टमाटर मिलने चाहिए 10 रुपए किलो। सही। सिंध में टमाटर की काश्त जो है इस वक्त फुल है, उसको हल चलाया जा रहा है कि बाजार में लेके आए तो उसका कीमत पूरी नहीं होती। आलू यहाँ पूरा नहीं होता। वजह यह है कि जो सोचना पड़ेगा अर्बन लोगों को भी कि जिम्मेदार को कुछ देना है कि नहीं देना। 20 रुपए मूली है, 20 रुपए शलगम है, 20-25 रुपए गोभी है, मुझे बताइए कैरी का खर्चा है। तो एक जरूरियात जिंदगी, ये ख्वाहिशात जिंदगी है भाई, इससे निकले कोई सच्चाई की तरफ आए, इस पर कंसेंसस करें, बात सोचें, तब मसला लो। इतना बता दें, क्लोजिंग की तरफ बढ़ना है। आने वाले नो मुंतखब सदर जो हैं अमेरिका के, वो कश्मीर की आवाम के लिए अच्छी उम्मीदें कभी नहीं रख सकते, क्योंकि 2 दफा ये नायब सदर है, ये डेमोक्रेट्स हैं। डेमोक्रेट्स के दौरान दुनिया में बहुत ज्यादा जंगें हुई हैं, और जंगों का जो हार्डवेयर है वो इन्हीं दौर में बिकता है। जंग होगी तो बिकेगा। इन लास्ट आप ये कहने कि ट्रम्प जैसा भी था, अच्छा था, जंग रोकती है। ट्रम्प इज अ गुड मैन, ठीक हो, वाज गुड मैन। ये मुझे यहीं पे प्रोग्राम की क्लोजिंग की तरफ, जबरदस्त बात है कि उनका ट्रम्प इज अ गुड मैन। मुझे क्लोजिंग की तरफ बढ़ना है नाज़रीन। इंशाल्लाह इस इशू के साथ फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी अगले प्रोग्राम तक के लिए। अपनी मेज़ान फाइज़ा बुखारी को, मेरे मौजूद पैनल को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बान, पाकिस्तान जिंदाबाद।